प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब सियासी पारा पूरे शबाब पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का अब दामन थाम लिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो वहीं किसान आंदोलन भी अब बंगाल चुनाव को प्रभावित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत बंगाल में हुई किसान महापंचायत में शामिल हुए। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने को लेकर विशेष पर्यवेक्षकों की टीम ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री दुर्घटनावश घायल हुई। मुख्यमंत्री भारी सुरक्षा के बीच थी। इधर बीजेपी का बंगाल चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। एक तरफ देखना होगा कि बंगाल के इस रण में अब नतीजा क्या निकलता है। तो यही है हमारा आज का विशेष खेला बंगाल का। पश्चिम बंगाल का सियासी रण, नेताओं का पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। पहले बढ़ा बीजेपी का कुनबा, तो अब यशवंत सिन्हा हुए टीएमसी में शामिल। पश्चिम बंगाल की सियासी महाभारत पूरे चरम पर पहुंच गई है। नेताओं का पार्टी बदलने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंस्टीट्यूशन जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमज़ोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। किसान आंदोलन का असर भी बंगाल चुनाव पर पड़ने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता 3 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। किसानों ने कोलकाता के गांधी मूर्ति से लेकर रामलीला पार्क तक रैली निकाली। रामलीला पार्क में ये रैली जनसभा में तब्दील हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वो बंगाल के चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से आए हैं। सबसे अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट ना दें। इधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तीसरा चरण होगा। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 31 पर तीसरे चरण के मतदान होंगे। प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी हाईकमान ने मंथन किया। इधर ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर भी सियासत गर्म है और बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी किलेबंदी में जुटी है। कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और सोनिया, राहुल, प्रियंका और मनमोहन सिंह के साथ बंगाल की पृष्ठभूमि से आने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पार्टी के लिए बंगाल में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कुल जमा पश्चिम बंगाल के चुनाव इस दफा देश की सियासत में खासा असर डालने वाले हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। पश्चिम बंगाल की सियासी महाभारत में पूरे मोहरे जो है वो सेट कर दिए गए हैं। लगातार अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के लड़ाके लगातार तैयार किए जा रहे हैं। कुनबा लगातार बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ टीएमसी का दामन थाम लिया है यशवंत सिन्हा ने, जो कि अटल जी के समय दिग्गज रहे हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ पार्टियों की तैयारियां जो है वो चरम पर पहुंचती जा रही है। नेताओं का पार्टी बदलने का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में अटल सरकार में जो मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने तमाम तरह के बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमला हुआ है उस कहीं तरफ इसको हादसा कहा जा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी पर जो नंदीग्राम में जो हादसा हुआ उसको उन्होंने हमला भी करार दिया। साथ ही तरह तरह के और भी जो बयान है उनके सामने आए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास चर्चा में तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, परिचय करवा देते। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और साथ ही जुड़ेंगे शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व बीजेपी विधायक हैं और
चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व विधायक कांग्रेस से, लेकिन हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत उनसे ही करना चाहेंगे। यहाँ सूर्यकांत सिंह, जिस प्रकार से लगातार दल बदल की राजनीति देखी जा रही है, हालांकि पश्चिम बंगाल का पूरा परिदृश्य देखा जाए, परिवर्तन की बयार को लेकर जो है बीजेपी अपना गढ़ वहां बनाते हुए नजर आ रही है, सेंधमारी धीरे धीरे नजर आ रही है और बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन आज की जो सियासत में एक फेरबदल देखा गया, अटल जी के समय सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। तरह तरह की जो आरोप भी उनमें लगाए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी जी हेलो जी जी सूर्यकांत जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हाँ जी सूर्यकांत जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ आ रही है आवाज। जी बिल्कुल, आज की जो राजनीति का परिदृश्य नजर आया, जहां पर अटल सरकार के मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी ने टीएमसी का दामन थामा, हालांकि दलबदल साफ तौर पर नजर आ रहा है और जब भी चुनाव की शुरुआत होती है इस तरीके के दलबदल देखने को मिलते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है और एक तरफ अटल सरकार के मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थामा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब भी कोई चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जी तो दल बदल होना आम बात है और इसलिए कोई बड़ी चीज नहीं है। यशवंत सिन्हा जी ने आज टीएमसी का दामन थामा है, जी तो इससे टीएमसी को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। यह बात जरूर है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक उन्हें अच्छा हिंदी बोलने वाला, हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति मिल गया है। देखिए, आप यशवंत सिन्हा जी को देखें तो वो सक्रिय राजनीति से सन 1918 में संन्यास की घोषणा कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद उनकी जब गुस्सा शांत नहीं और उन्हें लगा कि राजनीति में बने रहना चाहिए, तो उन्होंने छोटे छोटे दलों का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। उसमें भी वो असफल रहे। उस असफलता के बाद वो राजनीति के बियाबान में खो गए थे और उसके बाद उन्हें अब लगा कि कहीं ना कहीं जाके फिर अपने आप को चर्चा में लाया जाए, इसलिए वो जाके पश्चिम बंगाल में टीएमसी में शामिल हुए। तो मूल रूप से कहाँ से आते हैं? उस राज्य से टीएमसी का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, न टीएमसी का प्रभाव है। तो जब वो टीएमसी में शामिल होते हैं तो उससे टीएमसी को कितना फायदा होगा तो सब समझ सकते हैं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने एक रणनीति के तहत ममता दीदी को और उनके दल को इस पूरे, आप देखें चुनावी परिदृश्य के अलावा पिछले 6 महीने का अगर पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का काम किया है और भाजपा को मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाने का काम किया है। इस रणनीति के पीछे भी जो लोग कुछ भी कहें, भाजपा के बड़े नेता तो हैं ही, उसके अलावा एक संघ के प्रचारक हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, शिव कुमार। उन शिव कुमार की पूरी रणनीति है, वो बीते 10 साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति की नब्ज परख रहे हैं और उसी के हिसाब से रणनीति का बनाने में भाजपा का सहयोग कर रहे हैं। और अगर आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है तो उसके पीछे संघ के प्रचारक शिव प्रकाश का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि अगर आप देखें तो शिव प्रकाश जी ने पहले उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में काम किया। उसके बाद उन्हें भाजपा ने एक तैयारी के साथ एक रणनीतिकार के रूप में पश्चिम बंगाल में भेजा था। भाजपा शिव प्रकाश जी को पश्चिम बंगाल में कोई नहीं जानता है। जो लोग नाम जानते हैं वो कैलाश विजयवर्गीय का जानते हैं, या पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी का जानते हैं, बाकी नेताओं का नाम जानते हैं। लेकिन जिस दल में इस तरह का अगर कार्यकर्ता हो तो उस दल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बात करती हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की, तो टीएमसी को जितना नुकसान इस विधानसभा चुनाव में हुआ है शायद ही इसके पहले हुआ हो। टीएमसी की रणनीति अच्छी है। जिस तरह से आप देखें कि ममता जी आगे आगे जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं और जिस तरह के वो कदम उठा रही हैं, उससे निश्चित रूप से टीएमसी की रणनीति अच्छी साबित प्रतीत हो रही है। लेकिन जनता का जो मन है वो मन बदल चुका है और उसकी झलक पिछले लोकसभा चुनाव में दिख चुकी है। जिस दल का एक भी लोकसभा सदस्य ना हो जिस प्रदेश में, और उसके गिनती के 3 विधायक अगर हैं विधानसभा में, और लोकसभा चुनाव जब आता है तो उस दल की अगर 18 सीटें आती हैं तो मान लीजिए कि जनता का मन बदल चुका है और जनता ने उसकी झलक लोकसभा चुनाव में दिखा दी।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर परिवर्तन की बयार जिस प्रकार से देश ने पहले देखी थी, मोदी की जो आंधी चली थी, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी उसी प्रकार की आंधी की एक झलक जो है वो देखने को मिल रही है। तो तमाम तरीके से अगर जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ की जनता जब देती है किसी राजनीतिक दल को तो उसकी पूरी झोली भर देती जी। है। इसका उदाहरण पहले कांग्रेस है, उसके बाद वो वामपंथी सरकार है और इसके बाद ममता जी की टीएमसी सरकार है। आप देखिए जितनी सरकारें बनी है लगभग पूर्ण बहुमत के साथ तो बनी है और कई बार पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें जिता के दी हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार में जो चुनाव परिणाम आएंगे 2 मई को निश्चित रूप से उसी तरह के परिणाम दोहराए जाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पिछले चुनावों को अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल के अगर इतिहास को देखा जाए तो जिस तरीके की परिवर्तन की बयार देखी गई है वही परिवर्तन एक बार फिर नजर आता है। यहाँ पर नजर आ रहा है हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। चतुर्वेदी जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए, हमारे साथ उनका कांटेक्ट अभी नहीं हो पा रहा। शंकर लाल तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस प्रकार से अगर हम बात करें, लगातार बीजेपी की जो बढ़त एक तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज एक परिवर्तन हमने ये भी देखा। यशवंत सिन्हा जो कि अटल जी की सरकार में एक दिग्गज नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो शामिल हो गए। तमाम तरीके के आरोप जो लगाए, उनका यही कहना है कि जब भी जिस तरीके की सरकार अटल सरकार ने चलाई थी वो अब पूरी बदल चुकी है, बीजेपी तरीके से चुकी है, येन केन प्रकारेण सिर्फ जीतने के तमाम दावे और तमाम दावपेच किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, टीएमसी वहां अपना जनाधार खो चुकी है और अपने जनाधार वाले मजबूत नेताओं को अपने कर्मों से ही और पार्टी को पिछले 6 महीने में, जैसे अभी आदरणीय मेरे वरिष्ठ बंधु पत्रकार कह रहे थे जी, पिछले 6 महीने में जो नजारा अपन सबने देखा है कि जिस तरह कभी क्रिकेट में भी विकेट नहीं गिरते, उस तरह बंगाल में चुने हुए विधायक, सांसद, चुने हुए जनप्रतिनिधि और एक से एक बुद्धिजीवी, कलाकार, ये सारे लोग बीजेपी में जुड़े, उसका पूरे बंगाल में एक माहौल बना है। पीछे मोड़ों को लेकर के ममता जी सिर्फ चुनाव लड़ने का स्वान कर रही है। यशवंत सिन्हा की जहाँ तक ज्वाइनिंग का सवाल है, यशवंत सिन्हा जैसे चुके रीते और राजनीति संन्यास ले चुके थे जी, ऐसे व्यक्ति को जिसका टीएमसी से दूर दूर का बिहार बंगाल का कोई नाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराना ही ये बात साबित कर रहा है कि टीएमसी वहां हथियार डाल चुकी है। टीएमसी के पास अब वहां चुनाव के पहले ही, और वो बुरी तरीके से निराश और हताश है। नहीं तो यशवंत सिन्हा जैसे लोगों का कोई तुक ही नहीं था जी। इस स्थिति में ज्वाइनिंग कराना, फिर उसे प्रचारित करना। अभी एक बहुत अच्छी बात मेरे पूर्व के वक्ता ने कही कि आप बीजेपी की वर्किंग को तो देख रहे हैं जी, वो मीडिया में भी आ रही है, पर वास्तविकता ये है कि कोई साल 6 महीने से नहीं, पिछले 10, 15, 20 वर्षों से वहां पर संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ईमानदारी के साथ पूरा जीवन देने वाले जीवनदानी प्रचारक बंधुओं ने वहां खड़ा किया है जी। और आज ये मौस में, समाज में, हर प्रकार के वर्गों में जो बीजेपी अचानक जाकर के नहीं वहां खड़ी हो गई, इसके पीछे भाजपा के संगठन ने और संघ के प्रचारकों ने एकदम चिन्हित करके एक एक कस्बा, एक एक घर और एक एक वर्ग, एक एक समाज, उनकी आवश्यकताएं, उनकी जरूरतें, उनकी अपेक्षाएं और टीएमसी का फेलियर, इस सबको पहुंचाने का काम किया है। तब आज जब वहां नरेंद्र मोदी जाते हैं तो लाखों की 15-15 लाख की रैलियां होती हैं, अमित शाह की लाखों की रैलियां होती है, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा ये मध्य प्रदेश से जाते हैं जी, वहां पर इनकी रैलियां लाखों की होती है। और इस स्थिति में पहले तो ममता जी का चोट वाला एक गेम आया, लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर के मुझे पीट लिया, मुझे चोट पहुंचा दी। जब इस तरह के हल्कापन का प्रचार तंत्र टीएमसी ने और ममता जी ने गेम प्लान में अपने जोड़ा, अभी लग गया था कि ममता जी का खेल खत्म है और वो चोट वाला भी गेम प्लान
उल्टा उनके ऊपर पड़ा है। उनकी सद्भावनाएं ढोंग और नौटंकी में बदली है और जनता उसको जानती है बंगाल की कि ममता दीदी इस तरह के ढोंग और ये सारे नाटक करने, नौटंकी करने में कि सारी नौटंकियां इस बार जनता फेल करेगी बंगाल के विकास के नाम पर और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर भी सियासत गर्मा गई है, तमाम तरीके के बयान नजर आ रहे हैं। तो वहीं यशवंत सिन्हा जो कि टीएमसी में शामिल हुए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हमला हुआ है, लेकिन हालांकि इसको लेकर अब विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी जुड़े हुए। सूर्यकांत जी, जिस प्रकार से अगर बात करें, पश्चिम बंगाल की राजनीति चरम पर है। बीजेपी जहां पर अपने लड़ाके इस कदर उतार रही है, जो एक रणनीति होती है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, जो जीतने वाले योद्धा हैं, उनको ही मैदान में उतारा जाए। कांग्रेस भी एक तरफ अगर देखा जाए, जहां अगर मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस भी पूरी मुस्तैदी के साथ किलेबंदी में जुट गई है। अगर आप बात कर लें, कांग्रेस ने भी अब मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। सोनिया, राहुल, प्रियंका, मनमोहन सिंह के अलावा अब कहीं कहीं मध्य प्रदेश के नेता भी वहां पहुंचना शुरू हो रहे हैं। क्या कहा जा सकता है कि हर तरफ से लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर अब एक और झलक यहां देखने को मिल रही है, किसान आंदोलन की झलक। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे? अब राकेश टिकैत जो कि अब इस पूरे मामले में आगे आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नंदीग्राम में उनकी भी रैली है। देखिए, मैं आपको बता दें, सबसे पहले तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस अपनी दम पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वहाँ कांग्रेस ने अपने चिर प्रतिद्वंदी वाम दलों के साथ हाथ मिलाया और उसके साथ चुनाव में उतरी है। और उसके साथ भी एक ऐसा दल है जिसे वोट सामुदायिक कहा जा सकता है, तो उस दल के साथ हाथ मिलाने को कांग्रेस वहाँ मजबूर बनी हुई है। और उन सब ने, अब देखिए कि वहाँ की सीटों की तुलना में कितनी सीटें दी हैं, तो इसलिए कांग्रेस घेराबंदी कर रही है, कहना तो गलत होगा मेरी नजर में। और कांग्रेस ने जिन नेताओं को वहाँ बनाया, उसमें कमलनाथ जी का नाम मध्य प्रदेश से जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश से सिर्फ एक ही नाम है। उनकी तुलना में अगर भाजपा में आप जाती हैं तो शिवराज सिंह चौहान, उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय, उसके बाद अगर आप आइए तो नरोत्तम मिश्रा, और उसके इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अलग अलग इलाकों की अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। तो एक बात तो सत्य है कि मध्य प्रदेश की तरह एक बार फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी आमने सामने होंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर आप बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा करें तो उसका उतना महत्व नहीं रह जाता है। अगर आप बंगाल के राजनीतिक गणित को देखें तो वहाँ 30% जो मतदाता है वो एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यक से आते हैं। और ममता दीदी के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने अपने पूरी शासनकाल में जो राजनीति की है वो उसी वर्ग को ध्यान में रख कर की है, जिसकी वजह से आज उन्हें खुद को साबित करना पड़ रहा है कि वो एक ब्राह्मण की बेटी है, उन्हें चंडी पाठ करना पड़ रहा है सार्वजनिक रूप से, और जगह जगह मंदिरों में जाना पड़ रहा है। तो यह तो कमी उनकी है, क्योंकि 70% मतदाताओं को अगर आप छोड़ के 30% मतदाताओं को चिंता करेंगी तो स्वाभाविक रूप से 70% मतदाता नाराज होंगे और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने खुद गलती की, उसका खामियाजा आज उन्हें अपने सामने इतनी मजबूत स्थिति में भाजपा को खड़ा होने के रूप में देखना पड़ रहा है। अब आप अगर राजनीतिक समीकरण वहाँ की देखते हैं तो वहाँ पर वाम दल और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ एक और अल्पसंख्यक वर्ग विशेष का एक दल चुनावी गठबंधन में है। इसके अलावा फिर आप देखिए कि आप ओबीसी का भी दल वहाँ चुनाव मैदान में उतर रहा है, जो 30% मुस्लिम मतदाता है उनमें असमंजस की स्थिति है। और अगर यह दल उस वर्ग के मतों को काटते हैं, कुछ परसेंट अपने अपने हिस्से में ले जाते हैं, तो उसका खामियाजा निश्चित रूप से ममता बनर्जी को भुगतना होगा और उसका फायदा भाजपा को मिलना तय माना जा रहा है। अब आपने किसान आंदोलन की बात की है, टिकैत जी वहाँ भली जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर सभाएं करें, प्रदर्शन करें, रैलियां करें, लोगों से संपर्क करें, लेकिन इस पूरे अगर आप पिछले जब से मध्य देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आप देखें उस किसान आंदोलन में किस किस प्रांत के किसानों की सहभागिता है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा छोड़ दें तो आसपास के जो 2-4 इलाके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जहाँ से स्वयं टिकैत जी आते हैं, या उनके वर्ग विशेष का प्रभाव वाला इलाका है, या और 1-2 प्रदेश छोड़ दें तो बाकी जगह के किसान उनके साथ नहीं है। इसलिए उनके वहाँ जाने न जाने से न भाजपा को कोई अंतर पड़ने वाला है, न टीएमसी को अंतर पड़ने वाला है, न ही चुनाव में कोई किसी अन्य दल को फायदा और नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। इसलिए टिकैत जी का मान के चलिए आप तो वहाँ कोई ज्यादा
प्रभाव होने वाला नहीं है। ठीक है, उन्हें विरोध है केंद्र सरकार से, और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उन्हें उसका विरोध करना है, इसलिए वो वहां गए हैं, लेकिन उन्हें वहां प्रभावहीन माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है, तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की तैयारी बीजेपी की नजर आ रही है, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर है, लगातार जेपी नड्डा वहां मौजूद है। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, तमाम स्टार प्रचारक वहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं, और अगर स्टार प्रचारक टीएमसी के देखे जाएं तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं शंकर लाल जी की वहां पर स्टार प्रचारकों की कमी टीएमसी में नजर आ रही है। एक तरफ 15 तारीख से घायल ममता हुंकार भरती नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ 18 तारीख से चुनावी प्रचार करते हुए, तूफानी दौरे करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है ये टक्कर कितनी जबरदस्त हो सकती है? देखिए, बंगाल में खेला हो चुका है जी, ये ममता दीदी स्वयं समझ रही है, और इसलिए पिटे मोहरों को सामने ला करके वो किसी तरह खेल जब तक चुनाव का है तब तक खेला को खेलना चाहती है, पर सच में उनके साथ खेला हो चुका है जी। और नहीं तो ये स्थिति, चाहे स्टार प्रचारकों की बात आपने करी है, चाहे स्टार प्रचारकों की हो, चाहे प्रत्याशी ढूंढने की हो, वहाँ खेला पूरी तरीके से हो चुका है। और स्थिति ये बनी है कि न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे जी। जैसा आदरणीय अभी मेरे मित्र कह रहे थे त्रिपाठी जी कि वहाँ 30% अल्पसंख्यक वोट है जी, और 30% अल्पसंख्यक वोट पर ही वो सारी अपने कार्यकाल में सारी योजनाएं, सारा जो भी नाटकबाजी थी उनकी, वो एक तरफ तो एक बहुत बड़े वर्ग को मैंने अपमानित करना, दुर्गा पूजा में अपमानित करना, सरस्वती पूजा में अपमानित करना, जय श्री राम के नारे से उनको गुस्से आना, इस तरह का काम करती रही। और दूसरी तरफ उन 30% वोटों को ही मेरी दिल्ली यही है, इतने से ही मेरा कलकत्ता जीतूंगी, बंगाल जीतूंगी, इसमें लगी रही। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ ओवैसी भी पहुंच गए, वहाँ अन्य स्थानीय मुस्लिम नेता भी खड़े हो गए। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो वहाँ वामपंथियों का एक पांव लगा हुआ है उसके शरीर में, लूलो की स्थिति में है, और दूसरे पांव में उसने वहाँ की एक अल्पसंख्यक नेता की पार्टी है, नाम उसका मुझे मुंह में नहीं आ रहा, उस पार्टी से उसने अपना गठबंधन कर लिया है, तो उसकी स्थिति तो वहाँ नगण्य है। पर दीदी की, ममता दीदी की स्थिति भी न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे वाली बन गई है। जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ जी तिवारी जी कि टिकैत जी ने वहां जाकर के, और पिछले 6 महीने से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जो आरोप लग रहे थे ये राजनीतिक आंदोलन है, 1.5 प्रदेशों का आंदोलन है, और अब जाके अंतिम दौर पर ये जाति, कुछ विशेष जाति, जाट का आंदोलन या अन्य जातों का आंदोलन बन के रह गया है, उसकी कलई खुल गई है। टिकैत को बंगाल में कोई नाम से भी नहीं जानता जी। अभी उसकी पब्लिसिटी हुई इस किसान आंदोलन के नाम पर, उसमें भी रोते हुए, हाँफते हुए, लाल किला पर झंडा फहरवाते हुए, और खालिस्तानियों को, नक्सलाइटों को जेल से छोड़ो, इस तरह की मांग करने वाले लोगों के साथ बंगाल में किसान चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला, वहाँ खेला हो चुका है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें की जा रही है कि किस तरीके से इसमें तमाम मुद्दों को जो है शामिल किया जाए। किसान आंदोलन जो कि देश का एक बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं उसकी आज पश्चिम बंगाल में लेकर पहुंचते हुए राकेश टिकैत नजर आ रहा है कि कितना असर पड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चतुर्वेदी जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, तमाम आरोप लगातार बीजेपी पर लगते आए हैं। जो 8 चरण में चुनाव की घोषणा हुई, तभी भी ये कहा जा रहा था कि मोदी और शाह की जोड़ी ने तमाम जो पैतरे अपनाए हैं, कहीं ना कहीं अपने ही फायदे को देखते हुए अपनाए। उसके बाद ये आरोप यशवंत सिन्हा का कि जो अटल जी के समय बीजेपी रहा करती थी वो अब नहीं है, यही वजह है कि मुझे दोबारा से अब चुनावों में आना पड़ रहा है, मुझे एक बार फिर राजनीति में आना पड़ रहा है। तमाम तरीके के आरोप, कितना असर पड़ता नजर आएगा इसका पश्चिम बंगाल के चुनावों पर? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब जंग में उतरता है तो वो जीतने के लिए उतरता है, और जंग में साम, दाम, दंड, भेद चारों चीजें जायज मानी जाती हैं। अगर मोदी शाह की जोड़ी सभी तरह के तैयारी कर रही है
तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। तो चुनावी समर में उतरता है तो वो जीतने के लिए उतरता है। अगर वो आधी अधूरी तैयारी की भी चुनावी समर में उतरता है तो ये उसकी नाकामी है, उसकी रणनीतिक रूप से वो फेल्यूर है। अब अगर मोदी साहब की जोड़ी उतर रही है, सारी तैयारी करके उतर रही है, तो उसमें किसी का क्या लेना देना है, उनकी पार्टी का काम है। अगर वो मजबूत से उतर रहे हैं तो आपको भी मजबूती के साथ उनका सामना करना चाहिए। अब अगर आप बात करती हैं तो आपको बता दें कि टीएमसी में इस समय सिर्फ स्टार प्रचारक के रूप में एक ही चेहरा सामने है, वो ममता बनर्जी का चेहरा है। और ममता बनर्जी इस समय सबसे ज्यादा कई मोर्चों पर एक साथ उन्हें लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ उनके पास स्टार प्रचारकों की कमी है, दूसरे जो उनके क्षेत्रीय छत्रप थे, प्रभावशाली लोग थे, वो सारे के सारे भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो वहां पर उन्हें मजबूत प्रत्याशियों की तलाश भी करनी पड़ रही है, उनके लिए प्रचार भी करना पड़ रहा है, उनके लिए संसाधन भी जुटाने पड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो उनके सबसे बेहद करीबी और विश्वसनीय लोग हैं, जिन्हें पता है कि ममता दीदी की मजबूती की वजह क्या है। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी जो कि अब नंदीग्राम में उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित और सबसे महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट मानी जा रही है। भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम से वो लड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लगातार उनको ललकारा जा रहा था कि नंदीग्राम से लड़िए, लेकिन अब उन्हीं के सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी उनके सामने खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चौतरफा घेरते हुए बीजेपी नजर आ रही है। वही मैं कह रहा हूँ, तो इन सारी चीजों से तो लड़ना पड़ रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो चुनाव लड़के भाजपा द्वारा फेंके गए जाल में फंस गई है। उसकी वजह ये है, भाजपा ने रणनीतिक रूप से उन्हें शुभेंदु अधिकारी के थ्रू एक चुनौती दी थी और उस चुनौती को मानकर वो खुद फंस गई है। भाजपा की रणनीति है कि उन्हें किसी तरह उनके विधानसभा क्षेत्र में घेर लिया जाए, जिससे वो वहीं फंस कर रह जाए और बाकी इलाकों में भाजपा अपने हिसाब से तैयारी करे, चुनाव प्रचार करे और अपने प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने का काम करे। अब आप एक चीज और देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का 27 मार्च को मतदान होना है। जिन 30 सीटों पर वहां पर मतदान होना है, उन 30 सीटों पर भाजपा की तरफ से ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पे एक ना एक दिन कोई बड़ा से बड़ा नेता ना पहुंच रहा हो। उसके अलावा अन्य संगठन के द्वारा भेजे गए लोग, रणनीतिकारों को भी भेजा गया है। तो यह तो आप मान लीजिए कि इस मामले में भाजपा ने बढ़त बना ली है। पार्टी को, टीएमसी को तोड़ने में उसमें भी मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना ली है। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने जिन 18 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ा था, उन 18 लोकसभा सीटों के तहत करीब 132 सीटें आती हैं। तो यह मान के चला जा रहा है कि उनमें से 130 सीटों पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बढ़त बना ली थी। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रचार करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो वो भाजपा के खाते में आ सकती है। अगर आप वहाँ के आंकड़े के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से यह सीटें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। और भाजपा ने उसी रणनीति के हिसाब से काम शुरू किया जो बेहद कठिन मानी जा रही है, उनके हिसाब से अलग रणनीति बनाई है। जो आसान मानी जा रही है उनके लिए अलग रणनीति बनाई है, और जहाँ थोड़ी सी और मेहनत करके उन सीटों पर बढ़त बनाई जा सकती है, उस हिसाब से अलग काम कर रही है। तो निश्चित रूप से भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति से अकेले ममता बनर्जी को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास ना तो प्रचार के लिए अन्य प्रभावी चेहरे बचे हैं, ना प्रभावशाली लोग बचे हैं। और रही बात, अगर आप यशवंत सिन्हा की बात कर रहे हैं, तो वो खुद चुनाव हार चुके और अपने इलाके में, अपने गृह क्षेत्र में चुनाव हारे हैं। उसके बाद उनका राजनीतिक रूप से सूरस्त हुआ है। अब आप देखिए, दूसरा ममता बनर्जी कहते हैं कि हम 80 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे, टिकट नहीं देंगे। तो यशवंत सिन्हा जी तो खुद 83 साल के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? और यशवंत सिन्हा जी का जब अपने इलाके में प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हाथ पैर नहीं मारे हैं। उन्होंने झारखंड में भी और आपका बिहार में भी प्रयास किया कि किसी न किसी तरह स्थानीय जो दल है, राजनीतिक दल, प्रभावी दल माने जाते हैं, वो उन्हें ले लें। देखो, उन दलों ने भी नकार दिया, तो अब क्या कर वो टीएमसी में हो गए हैं। तो टीएमसी में यशवंत सिन्हा की जो पारी है वो कितना रंग लाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, साथी शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व बीजेपी विधायक, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आज हम जिक्र कर रहे थे खेला
बंगाल का। तो किस तरीके से खेल हो रहे हैं आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब सियासी पारा शबाब पर है और अब इस बीच टीएमसी में शामिल हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तमाम आरोपों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के साथ बीजेपी पूरी तरीके से इस चुनावी बिसात में अपने मोहरों को जमा चुकी है और तमाम स्टार प्रचारकों के पहुंचने का क्रम वहां जारी है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि टीएमसी के पास स्टार प्रचारकों की कमी है, ममता बनर्जी स्वयं तमाम जोर के साथ वहां पर उतरी हुई है, हुंकार भरती हुई 15 तारीख को वो रैली करेंगी। तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की आंधी 18 तारीख से वहां चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपनी रैली वो भी करते नजर आएंगे। तो खेला बंगाल का देखना दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।